हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आज। इस जजमेंट में यह बोला गया कि ईडी के प्रमुख, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा साहब का टाइम पीरियड 15 सितंबर तक के लिए इनका एक्सटेंशन इनको दिया गया। अब ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्र हित के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि ये चीज है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये 11 जुलाई को एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया था कि ईडी के प्रमुख का जो कार्यकाल बढ़ाया गया वो अवैध है, गैर कानूनी है। लेकिन ये कार्यकाल किस तरह, देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ का केस जाता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि 8 सितंबर के 2021 के बाद में जो ईडी के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था वो गैर कानूनी है, वो अवैध है, वो सही नहीं है। किस लिए, क्यों नहीं अवैध है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला कि सेक्शन 25D किसका, सेक्शन 25 का सबसेक्शन डी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ एक्ट 2003 के तहत उसमें लिख रखा है कि ईडी के प्रमुख का कार्यकाल कितने साल होना चाहिए? 2 साल होना चाहिए। जबकि ये कार्यकाल बढ़ा के कितने साल कर दिया गया है? 3 साल। इस बार 5 साल तक हो जाएगा कार्यकाल। तो कहा कि इसका मतलब है आपको कितना रखना चाहिए कार्यकाल? 2 साल का मतलब है 2 साल। लेकिन भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेके आई, रामनाथ गोविंद सिंह के समय अध्यादेश लाके ईडी का कार्यकाल 3 साल तक के लिए बढ़ाने का भी प्रपोजल है कि 5 साल तक वो रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का के खिलाफ भारत सरकार बार बार ये मान रही थी कि इस पद के कार्यकाल के भारत सरकार के जो ब्रेक होता है ना, कि ब्रेक लगाने की कोशिश है भारत सरकार पे, कि बार बार आप उनका कार्यकाल बढ़ा रहे हो, क्या कोई और अदर बंदा नहीं है जो ईडी के प्रमुख बन सकते हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा क्या है? ईडी के प्रमुख है। इनको सबसे पहले नियुक्ति मिलती है, अब कहानी समझो, पहली बार नियुक्ति मिलती है नवंबर 2018 में। तो 2 साल का टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड कब खत्म हो जाएगा? 2020 में इनका टेनर क्या होता है? खत्म हो जाना चाहिए। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे देती है। फिर वापिस 1 साल का एक्सटेंशन दिया, लेकिन नवंबर में वापिस इनका टाइम पीरियड खत्म होना 2021 में। कब? 2021 में। उसी समय भारत सरकार एक अध्यादेश लेके आती है, नवंबर 2021। अब इस अध्यादेश के अंदर आप देखोगे 5 साल तक भी ईडी के जो चीफ का कार्यकाल बढ़ा सकती है भारत सरकार। अब ये अध्यादेश लेके आए रामनाथ कोविंद सिंह के समय। अब इसी अध्यादेश को 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध माना। लेकिन अभी आज का जजमेंट ये है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इसके बारे में बताओगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आज कि देखो, उसको तो अवैध मानना, आज के 21 जुलाई की समय सीमा थी 11 तारीख से, अब उसको बढ़ाया कितना कर दिया? 15 तारीख समय सीमा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अंदर कौन थे? भूषण BR मतलब भूषण रामकृष्ण गवई साहब है, ये है भूषण रामकृष्ण गवई साहब, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल। इन 3 की पीठ ने 15 तारीख तक ईडी के प्रमुख का 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब क्यों बढ़ाया गया है? इसके लिए क्या बोला है? व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विस्तार दिया गया है। ठीक, सितंबर के बाद में, 15 सितंबर की आधी रात के बाद में वो ईडी प्रमुख नहीं रहेंगे। अब इस चीज के आपसे कोई पूछे कि गवई साहब के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। गवई साहब के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया हो सकते हैं। भूषण रामकृष्ण गवई साहब, ये किनके पुत्र है? इनके फादर महाराष्ट्र में स्पीकर भी रह सके हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इनके भाई कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इनके फादर कांग्रेस पार्टी का जो टर्म था, कार्यकाल था, उस समय गवर्नर भी रहे बहुत सारे स्टेट्स के। इनके फादर पूछे गवई साहब कौन? रामकृष्ण सूर्यभान गवई। कौन इनके फादर थे? रामकृष्ण सूर्यभान गवई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर रहे और बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक या उनकी राह पे चलने वाले। अब आपसे पूछे, मैंने बोला कि हिंदुस्तान के दूसरे BR गवाई चीफ जस्टिस हो सकते हैं, दलित चीफ जस्टिस। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? देखो, हम चलेंगे इस टॉपिक। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? दलित चीफ जस्टिस। आपसे कोई पूछे, देखो, वो थे बालकृष्णन। कौन थे? KG बालकृष्णन। वो क्या है? ये KG बालकृष्णन है हिंदुस्तान के फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित? KG बालकृष्णन। कब से कब थे? 2007 से 2010 के बीच में KG बालकृष्णन
2010 से 2015 के बीच में क्या रहे? ह्यूमन राइट कमीशन के भी चेयरमैन रहे। आपसे पूछे फर्स्ट दलित कौन है? केजी बालकृष्ण गवई साहब हो सकता है। अब अपने टॉपिक की न्यूज पे आते हैं। अब ये कौन से चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया थे? 37 नंबर के। अभी कौन है? वाई चंद्रचूड़ कौन थे? 50वें नंबर के। ये कौन से? 37 नंबर के थे। अब गवई साहब भी, इन गवई साहब की बात कर रहा हूं मैं, बालकृष्ण BR गवई साहब, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है। अब इस जजमेंट के बारे में क्या था? जजमेंट में कहा गया कि राष्ट्रहित को देखो। राष्ट्रहित क्या है? गवर्नमेंट ने ये अपनी बात रखी। गवर्नमेंट ने कहा कि आज हम एक ऐसे मोड पे है, FTA है, FTA ऐप, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी? आपसे क्वेश्चन पूछे। 1989 में बनी। G7 कंट्रियों ने बनाई हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। कहा कि FTA क्या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसकी मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान को, भारत सरकार को एक ऐसा प्रमुख चाहिए, अगर इसी से मैं हटा देते हैं, एक ऐसा प्रमुख चाहिए जिसको शीर्ष पे जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उनकी जान पहचान है, कार्रवाई की समग्र स्थिति के बारे में, जांच एजेंसी प्रक्रियाओं के बारे में कंप्लीट रूप से जटिलताओं को आसानी से समझता हो, ऐसा प्रमुख हमें चाहिए और 15 अक्टूबर तक चाहिए। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ सकते हो। अब आपसे मैंने बोला FTA क्या है? देखो FTA है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कब बनी? ये बनती है 1999 में। ठीक है। कौन बनाते? G7 कंट्री बनाते हैं। अभी टोटल में इसमें 39 मेंबर है। क्या भारत क्या FTA का मेंबर है? हाँ, इंडिया इसका मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब जब ये बनी थी तो शुरू में इसमें केवल मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुद्दों पर ही बातचीत होती थी, लेकिन 2001 के बाद में ओसामा बिन लादेन आतंकवादी टेररिस्ट, उसकी वजह से घटना घटने के बाद में टेररिज्म फाइनेंस को भी इसके अंदर जोड़ा गया है। अब आपको कोई हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अब हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग के बारे में बात करनी है। देखो 200 कंट्रीज में जुरिडिक्शन इंडिया आर कमिटेड टू इम्प्लीमेंट दीज स्टैंडर्ड द गवर्नमेंट सेट। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FTA, तो इसके स्टैंडर्ड है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए हमें हेड पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनकी जटिलताओं को समझ सके। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इस पर आप जवाब दे सकते हो। अब आती है ये ED क्या है? देखो सरसरा देखते हैं। ED की स्थापना आज से लगभग 70 साल या 67 साल पहले ED की स्थापना होती है 1 मई 1956 में। कब होती है? 1 मई 1956 में। उस समय क्या नाम था ED का? ED का नाम उस समय था इन्फोर्समेंट यूनिट। क्या नाम था? इन्फोर्समेंट यूनिट इसका नाम था। किसका? ED का नाम था। जब ये डिपार्टमेंट ऑफ किसके नीचे आती थी? इकोनॉमिक अफेयर के नीचे आती थी। इसका काम क्या था? एक कानून था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत इसकी स्थापना होती है। तो अब ये कौन सी हो गई? वैधानिक। कौन सा निकाय है? वैधानिक, ना कि संवैधानिक। ठीक है, वैधानिक है। अब लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसका नाम कर देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में किसके नीचे आती है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दिन ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ये आती है। ED इसके अंतर्गत आती है। अब ED के लिए ED इन 4 कानूनों पे काम करती है। किन पे? फॉरेन एक्सचेंज कौन सा? फेमा। पहले फेरा था 1976 वाला, ठीक है। फेमा, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PLA, FEO 2018, फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जो पैसे लेके भाग जाते हैं, मालिया जैसे लोग। फिर कोपे पोसा 1976 का इन एक्ट है। इनके अंदर कोई बंदा अगर क्राइम करता है तो उसका काम कौन करेगा? ED उस पर एक्शन लेगी। अब ED का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, जिसको डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बैठते हैं। इसके साथ 5 इसके रीजनल ऑफिस है, बम्बई, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता और दिल्ली। ठीक, ये 5 ऑफिस आप इसके मैप में अपने इंडिया के मैप में देखोगे। अब छोटी सी एक कहानी देखो, ED से आपको कोई क्रिटिज्म करना है। देखो अभी मैं बोलूं, अभी इन 23 सालों में ED में टोटल केस आए 5422। कितने केस आए? 5422 केस आए। इन 4522 केस में केवल 23 आदमी को क्या मिली है? सजा, कन्विक्टेड हुए। कितनों को मिली है? सजा। अब 2014 से पहले 2002-3 के बीच में कितने व्यक्तियों को मिला था कन्विक्शन? सजा कितनों को मिली थी? 0। ठीक है। अब 2014 के बाद में आज तक
23 आदमी को सजा मिली है। अब इसमें आया कि जो इसका परसेंटेज देखोगे, कन्विक्शन रेशियो देखे, सजा का रेशियो कितना है 0.5% ईडी का सजा का रेशियो। जबकि भारत में अपने भारत सरकार के आंकड़े देखोगे, ये आंकड़े मेरे नहीं, भारत सरकार के आंकड़े पीआईबी पे जाके आप देख सकते हो। अब पूरे हिंदुस्तान का नेशनल का आप देखोगे सजा का, अगर कन्विक्शन का रेशियो देखो तो कितना है, आईपीसी के तहत 57% है, 57% है 2000 की। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ईडी का कन्विक्शन रेशियो आईपीसी के कन्विक्शन रेशियो से कम है, हाँ कम है, 0.5% है। ये याद रखना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि है कम तो भाई कम है। अब ईडी के जितने भी केस होते हैं, इन केस की सुनवाई कहाँ होती है? आपसे कोई दे दिया सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं, इसके लिए स्पेशल PMLA कोर्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट। देखो PMLA कोर्ट्स। अब ये बनता कौन है? इन कोर्ट में जज होते हैं, वो कौन होते हैं? देखो इस कोर्ट में क्या होगा, इस कोर्ट को बनाने से पहले जिस जगह बनेगा, जिस स्टेट में बनेगा, उस स्टेट के चीफ जस्टिस कौन होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से, वहां के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक सेशन कोर्ट बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट होगा वो PLA का। अब इसकी अगर अपील करनी है तो कहां पे कर सकते हो आप अपील? हाई कोर्ट। जो भी इसके डायरेक्शन है या फिर इसका जो भी ऑर्डर पास करता है PLA, जो स्पेशल कोर्ट है, PMLA जो कोर्ट है, इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।